हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका लॉजिक क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड सॉरी माफ कीजिएगा, बीए फर्स्ट ईयर के राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम पर हमारी चर्चा चल रही थी, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम संप्रभुता के सिद्धांतों का टॉपिक हम पढ़ रहे थे। ठीक है, संप्रभुता दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है, जो कि हमारा ये संप्रभुता का सेकंड भाग होने जा रहा है। प्रथम भाग में दोस्तों हमने संप्रभुता के अर्थ, परिभाषा और जो है हमने उसके लक्षण विशेषताओं की बात की थी। उस सेकंड भाग में, जैसा कि हमने प्रथम भाग में बताया था कि सेकंड भाग में दोस्तों हम इसके जो है विभिन्न प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे और ऑस्टिन के जो सिद्धांत दिया गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ऑस्टिन महोदय ने संप्रभुता के सिद्धांत के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया है और कौन विचारक थे जिन्होंने इनके सिद्धांत की आलोचना की है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपका संप्रभुता के भाग दूसरे में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आपसे एक जो है निवेदन भी करना चाहता हूं कि अगर आपने प्रथम वीडियो, प्रथम क्लास या प्रथम भाग नहीं देखा है तो कृपया करके पहले उस भाग को देख लीजिए, उसके बाद ही दोस्तों आपको ये भाग पूरा समझ आने वाला है। अगर आपने प्रथम भाग इसका नहीं देखा है, संप्रभुता का जो लेक्चर फर्स्ट था हमारा, अगर आपने वो नहीं देखा है तो दोस्तों यकीन मानिए आपको ये भाग कंप्लीटली समझ नहीं आएगा। इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में उस भाग की लिंक दे दी है। और वैसे आप इसके जो बीए फर्स्ट ईयर की राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम नाम से एक प्ले लिस्ट भी बना दी गई है। प्ले लिस्ट भी आप सर्च करके दोस्तों उसको भी देख सकते हैं, वहां पर भी सर्च कर सकते हैं उसको। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उस प्रथम भाग को देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसको देखने के बाद ही आप इस भाग को देखिएगा, तभी आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो पाएगा, अन्यथा जो है आपको ये टॉपिक दोस्तों पूरा समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों बिना समय को बर्बाद किए हम शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को और आज के टॉपिक पे मूव करते हैं। दोस्तों उससे पहले मैं थोड़ी सी कुछ बात कर लेते हैं हम जो भी मेरे नए दोस्त हैं जो डायरेक्टली सेकंड भाग पर मूव कर चुके हैं, तो उनको भी मैं बता दूं दोस्तों कि यह हमारा बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम में जो हमारी सेकंड यूनिट चल रही है दोस्तों, इस सेकंड यूनिट के अंतर्गत सेकंड यूनिट में दोस्तों हम अभी तक जो चर्चा कर चुके हैं, उस चर्चा के अंतर्गत हमारा जो प्रथम राज्य के आवश्यक तत्व, कार्य और उत्पत्ति के सिद्धांत हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। राष्ट्र और राष्ट्रता की अवधारणा भी दोस्तों हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और साथ में अब हम बात कर रहे हैं संप्रभुता के सिद्धांत की। संप्रभुता के सिद्धांत के बाद में दोस्तों हमारा टॉपिक होगा शक्ति पृथक्करण और उसके बाद में नागरिकता या नागरिक समाज। ठीक है, तो दोस्तों कंटिन्यूअसली हम इस पे करने जा रहे हैं। वो संप्रभुता के सिद्धांत पर 2 लेक्चर, मैंने जैसा पहले बताया था कि 2 लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये सेकंड भाग होने जा रहा है, इसके अंतर्गत हम इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज के सेशन। और आज के सेशन में हम डायरेक्टली मूव कर रहे हैं इसके अर्थात संप्रभुता के भेद या प्रकार। ठीक है, तो संप्रभुता के भेद या प्रकारों की चर्चा दोस्तों हम कर रहे हैं। माफ कीजिए, एक उससे पहले हम अभी तक क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं उस स्लाइड को भी हम एक बार देख लेते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि हम इसमें क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंतर्गत हम संप्रभुता का अर्थ और परिभाषा पिछले भाग में देख चुके हैं, भाग नंबर 1 में। साथ में संप्रभुता के लक्षण और विशेषताओं को देख चुके हैं दोस्तों। अब इस भाग में जो हम बात करेंगे संप्रभुता के भेद अर्थात संप्रभुता के प्रकारों के अंतर्गत बात करेंगे। इसमें हम 4 संप्रभुता के प्रकारों पर प्रकाश डालेंगे, चारों प्रकारों को वन बाय वन करके हम समझने का प्रयास करेंगे। और अंत में हम देखेंगे कि ऑस्टिन ने संप्रभुता का क्या सिद्धांत दिया है और उस सिद्धांत की किस प्रकार से आलोचना की गई है, इस पर हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। और ऑस्टिन का संप्रभुता के सिद्धांत को स्किप करने का बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि इससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम अपनी स्लाइड पर मूव करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आपने आज की क्लास। ठीक है, तो संप्रभुता के प्रकार, संप्रभुता का प्रकार अब जरा समझ लीजिए कि संप्रभुता क्या होती है। उसको हमने एक व्यवहारिक भी और स्टैटिकल दोनों रूपों में समझने का प्रयास किया था प्रथम भाग में। उसकी परिभाषाओं को भी देखा था कि किस प्रकार से परिभाषकों ने परिभाषा दी थी, और साथ में हमने संप्रभुता की विशेषताओं पर भी चर्चा की थी। ठीक है, और अब जब हम बात कर रहे हैं संप्रभुता के भेद या फिर प्रकारों के कि किस किस प्रकार की संप्रभुता यहाँ हो सकती है, तो दोस्तों इसको एक व्यवहारिक रूप से मैं आपको ऐसे ही समझ देता हूं। संप्रभुता जो होती है, संप्रभुता लगभग वैसे अगर देखा जाए तो दोस्तों 2 ही प्रकार की होती है।
अर्थात कहने का अर्थ इसमें बस समझ लीजिए, बुक में जब आप पढ़ेंगे पॉइंटों के माध्यम से पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको कई सारे पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन जब व्यवहारिक रूप से समझोगे आप तो देखिए, जब मैंने लास्ट लेक्चर में अर्थात प्रथम भाग में जब हम इसकी चर्चा कर रहे थे तब मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि संप्रभु जो व्यक्ति होता है वो एक राज्य का या एक राष्ट्र का अध्यक्ष हो सकता है, अर्थात राष्ट्रपति हो सकता है। वहीं जब कुछ व्यक्तियों का समूह होता है तो उस राष्ट्र की संसद हो सकती है, जैसे इंग्लैंड की संसद की हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों जब कोई व्यक्ति जो संप्रभु व्यक्ति होता है या संसद होती है, व्यक्तियों का समूह होता है, तो इन दोनों के बीच में ही संप्रभुता का ये पूरा खेल चलता रहता है ना। अब किस प्रकार से, जब हम बात करेंगे कि एक नाम मात्र की संप्रभुता या फिर एक वास्तविक संप्रभुता हो सकती है, एक नाम मात्र की संप्रभुता हो सकती है, एक वास्तविक संप्रभुता हो सकती है, या एक कानूनी संप्रभुता हो सकती है, एक वास्तविक संप्रभुता हो सकती है, एक लोकतंत्रात्मक संप्रभुता हो सकती है। इस प्रकार से दोस्तों कुछ संप्रभुताओं का उदाहरण हम यहाँ पर भी देखेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से नाम मात्र की संप्रभुता होती है, अब नाम मात्र की संप्रभुता क्या होती है कि जिस व्यक्ति को अधिकार तो मिले हुए हैं परंतु वो नाम मात्र के अधिकार मिले हुए हैं कि सिर्फ उसको लेकर सिर्फ उसके नाम चलता है दोस्तों, लेकिन वास्तविक नियंत्रण, जो अधिकारों पर वास्तविक नियंत्रण होता है वो उस व्यक्ति का नहीं होता है बल्कि किसी अन्य का ही होता है। ठीक है, और वास्तविक जब हम संप्रभुता की बात करेंगे तो वास्तविक संप्रभुता का अर्थ ये हो जाता है कि किसी व्यक्ति के हाथ में वास्तविक रूप से उसके पास अधिकार है, वास्तविक संप्रभुता उसको प्राप्त है। जब हम बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते वक्त हम देखते हैं कि राष्ट्रपति, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति साहब होते हैं, उनके पास सिर्फ नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। वहीं जब संसद की बात करते हैं, संसद अर्थात प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के पास में वास्तविक रूप से शक्तियां प्राप्त होती है। तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास में नाम मात्र की संप्रभुता है, वहीं प्रधानमंत्री अर्थात संसद के पास में वास्तविक संप्रभुता है। ठीक है, चलिए अब पॉइंटों के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ये तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाम मात्र की संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता, दोनों को समझने का प्रयास करेंगे, दोनों क्या क्या हो सकती है। सेकंड में हम बात करेंगे वैधानिक अर्थात वैधानिक संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता, सॉरी वास्तविक संप्रभुता, और उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता, और लास्ट में हम देखेंगे लोक संप्रभुता अर्थात लोकतंत्रात्मक संप्रभुता। ठीक है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, संप्रभुता के भेद या प्रकारों का वर्णन कीजिए, या फिर दोस्तों एक एक करके भी आ सकते हैं, इंडिविजुअली भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि नाम मात्र की संप्रभुता को समझाइए या वास्तविक संप्रभुता को समझाइए, नाम मात्र की संप्रभुता वास्तविक संप्रभुता से किस प्रकार भिन्न है, इसका संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से वैधानिक संप्रभुता या वास्तविक संप्रभुता के मध्य अंतर बताइए। इस प्रकार से इंडिविजुअल भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए स्लाइड को एक एक पॉइंट को दोस्तों बिल्कुल मिस ना करें, बहुत अच्छे से इसको समझने का प्रयास करें। चलिए बढ़ते हैं अपने स्लाइड में दोस्तों, चारों पॉइंटों को हम वन बाय वन करके एक एक करके बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। बस आपका प्रयास एक ये होना चाहिए कि आप जो है पूरा कंसंट्रेशन लगा के अपना इस वीडियो को देखते रहें, एंड तक देखते रहें दोस्तों, बिल्कुल भी इसको एक सेकंड के लिए भी कोई भी पॉइंट मिस ना करें। जो भी मैं बातें अपने आप से बताता हूं दोस्तों, आपको समझाने का प्रयास करता हूं, अगर आपकी लिंक टूटती है तो आपका पूरा टॉपिक ही मिस हो जाता है, आपको वो लिंक पूरी समझ नहीं आएगी। अगर पूरा टॉपिक पूरा वीडियो आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरे फोकस के साथ देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, और वीडियो देखने के तुरंत बाद अगर आप अपनी बुक के अंदर उस टॉपिक की रीडिंग लगाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपको उस टॉपिक को वापस कभी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो हमेशा के लिए आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप क्लास के माध्यम से उस टॉपिक को समझिए, टॉपिक को समझने के बाद में आप उसकी अपने बुक में रीडिंग लगाइए। ठीक है, आपको फिर याद नहीं करना है, आपको सिर्फ समझते हुए रीडिंग करते चलना है, आपको वो टॉपिक पूरा क्लियर होता चला जाएगा। हाँ, कोई टॉपिक ऐसा होता है जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो एक बार में समझ नहीं आता है दोस्तों, तो उसको जब तक समझ ना आए, एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो को वापस रिवाइज करके दूसरी बार हैंड टू हैंड देखने का प्रयास करें, जिससे कि आपका टॉपिक पूरा वहां क्लियर हो जाएगा। सारी टर्मिनोलॉजी, जो भी टर्मिनोलॉजी होती है वो आपकी यहाँ वीडियो में कंप्लीट हो जाती है, और जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टीज नहीं आती है। ओके, तो इस प्रकार से इसको समझने का आप प्रयास करेंगे।
ठीक है, चलिए तो शुरू करते, समझने का प्रयास करते, समझते दोस्तों कि नाम मात्र की स्वतंत्र संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता में क्या भेद हो सकता है, क्या मतलब होता है इनका। जरा इसको पहले समझिए कि जिन राज्यों में संवैधानिक शासन होता है उनके अध्यक्ष नाम मात्र के संप्रभु होते हैं, ठीक है, तथा उनमें निहित संप्रभुता भी नाम मात्र की होती है, जैसे ब्रिटेन का सम्राट, ठीक है। और यहाँ कैबिनेट के पास अर्थात कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त के पास वास्तविक शक्ति निहित होती है। चलिए अब इसको समझिए, जैसा कि हम देख चुके थे कि नाम मात्र की संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता में क्या भेद हो सकता है। जिस देश के पास भी, सबसे पहली बात तो कि आज विश्व के लगभग सभी देशों में जो है दोस्तों संवैधानिक शासन लागू है, अर्थात सभी देशों के पास में, लगभग सभी देशों के पास में अपना खुद का संविधान है और उस संविधान के माध्यम से ही पूरा देश चलता है, ठीक है, देश की राजनीति संचालित होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी यही बात की गई है कि जो भी देश संवैधानिक शासन को लागू करता है, जिस किसी देश में भी संवैधानिक शासन लागू है, उस देश का राष्ट्रपति जो है दोस्तों वही अध्यक्ष होता है उस राष्ट्र का। तो वो जो अध्यक्ष होता है राष्ट्र का, उस अध्यक्ष के पास में नाम मात्र की शक्ति प्राप्त होती है, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति या ब्रिटेन के सम्राट। इसी प्रकार के कई सारे देश दोस्तों जिनमें संवैधानिक शासन व्यवस्था लागू है, उनके राष्ट्राध्यक्षों के पास में जो है एक नाम मात्र की शक्ति होती है। जबकि वास्तविक जो शक्ति होती है, वो वास्तविक शक्ति किसके पास होती है दोस्तों? संसद के पास होती है, जिसे जनता द्वारा डायरेक्टली चुना जाता है, ठीक है। तो जिसको जनता चुनकर अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजती है, उसके पास में वास्तविक शक्ति होती है, ना कि किसी राष्ट्रपति या अध्यक्ष के पास में। ये बात समझ आई दोस्तों। तो यहाँ पर जो मैं अधिकारों की बात कर रहा हूं, यही संप्रभुता का एक रूप होती है, ठीक है। संप्रभुता अर्थात कि अगर यहाँ ब्रिटेन के सम्राट किसी भी विषय पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, उनको कहीं ना कहीं संसद के अधीन रहना पड़ता है। संसद के अनुसार ही उनको राष्ट्र के संचालन से संबंधित निर्णय लेना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा तो होते हैं, परंतु उनको जो है गाइड किया जाता है वो संसद के द्वारा गाइड किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस देश में भी संवैधानिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिस देश में भी शासन को संचालित करने के लिए संविधान को अपनाया गया है, उस देश का राष्ट्रपति नाम मात्र की शक्ति रखता है। वहीं वास्तविक शक्ति उस देश की संसद के पास होती है, जिसका चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके। अब ये दोस्तों इससे संबंधित एक क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है कि नाम मात्र की तथा वास्तविक संप्रभुता में अंतर बताइए। अब मेरे ख्याल से दोनों का अंतर आपको स्पष्ट हो चुका है कि नाम मात्र की संप्रभुता क्या होती है और वास्तविक संप्रभुता क्या होती है। क्लियर है? डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, सार्वजनिक है, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट है वैधानिक तथा वास्तविक संप्रभुता। वैधानिक संप्रभुता क्या होती है और वास्तविक संप्रभुता क्या होती है, थोड़ा सा पढ़ लें आप, समझ जाएगा। वैधानिक संप्रभुता वह संप्रभुता है जो विधान की दृष्टि से सर्वोच्च शक्ति है तथा राज्य में सारे कानून उसी के नाम से लागू किए जाते हैं। वैधानिक संप्रभुता वैधानिक संप्रभुता यहाँ पर, और जो प्रथम स्लाइड थी नाम मात्र की संप्रभुता, इन दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों सेम ही है, ठीक है। वैधानिक संप्रभुता अर्थात ये कि जब संविधान किसी व्यक्ति विशेष को ये अधिकार देता है कि आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ठीक है, परंतु वहां पर एक परंतु का एक शब्द लगा होता है कि आपको जो कार्य करने हैं वो फलाने व्यक्ति के निर्देश पर करने हैं, फलाने व्यक्ति के आग्रह पर करने हैं, आप स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, जितने भी उस राष्ट्र के संचालन के कार्य होते हैं, वो सारे कार्य उस व्यक्ति विशेष के नाम मात्र से होते हैं, खाली बस उस व्यक्ति का सिर्फ नाम चलता है। जैसे जब भी हम अगर अब भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, भारत के को एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप भली भांति प्रकार से समझ सकते हैं कि जब भी कोई योजना लाई जाती है भारत में, जब भी कोई योजना लाई जाती है केंद्र सरकार के द्वारा,
तो वो योजना दोस्तों राष्ट्रपति के नाम से आती है, ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से लागू होती है भारत में, लेकिन वास्तविक रूप से उसको लाता कौन है, संसद लेकर आती है, अर्थात प्रधानमंत्री के माध्यम से लाई जाती है, ठीक है। लेकिन नाम किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। इसलिए कह सकते हैं कि नाम मात्र की जो संप्रभुता होती है वो किसी राष्ट्र के अध्यक्ष में निहित होती है, जिसमें संविधान व्यवस्था को लागू किया गया है। क्लियर है। वो वही वास्तविक स्वतंत्र, वास्तविक संप्रभुता की जब बात करेंगे दोस्तों, तो वास्तविक संप्रभुता का को कानूनी रूप से कोई अधिकार तो नहीं होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री को कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से कोई अधिकार प्रदान नहीं है कि वो राष्ट्रपति पर शासन, सॉरी माफ कीजिएगा, संसद पर शासन करे, संसद का प्रमुख बना रहे और को सारी योजनाएं जो लेकर आए या पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। वैधानिक रूप से कोई अधिकार नहीं है, परंतु फिर भी सारी व्यवस्था पर नियंत्रण प्रधानमंत्री रखता है। ये होती है वास्तविक संप्रभुता, ठीक है। तो वास्तविक संप्रभुता के अंतर्गत संसद आएगी और नाम मात्र की संप्रभुता के अंतर्गत राष्ट्रपति या उस देश का अध्यक्ष आता है। नाम मात्र कह दीजिए या फिर दोस्तों वैधानिक कह दीजिए, ठीक है, बात एक ही है। क्लियर हो पाए ये भी? ओके। नेक्स्ट है कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता। अब कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता क्या होती है, अब इसको समझने का दोस्तों, इसको थोड़ा सा अच्छे समझिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी आपको पूरा समझ आ जाएगा। देखिए, कानूनी संप्रभुता राजनीतिक संप्रभुता की एक कानूनी व्यवस्था है। कानूनी संप्रभु हमेशा निश्चित और स्पष्ट होता है। कानूनी संप्रभु एक शासक या परिषद हो सकती है, जैसे ब्रिटेन में सम्राट सहित संसद ही कानूनी संप्रभु है। अकेले संसद कानून बनाने की सत्ता पर कोई कानूनी अधिकार नहीं रखती है। अब समझिए कानूनी संप्रभुता क्या होती है और राजनीतिक संप्रभुता क्या होती है। राजनीतिक संप्रभुता दोस्तों एक संपूर्ण राष्ट्र की जो राजनीतिक प्रणाली होती है, संपूर्ण राष्ट्र की राजनीतिक प्रणाली होती है, वही आपकी राजनीतिक संप्रभुता कहलाती है। वही कानूनी संप्रभुता उस संप्रभुता को कहते हैं जिसे कानून के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को या व्यक्तियों के समूह को कुछ अधिकार दिए गए हैं, संप्रभुता दी गई हो। जिस किसी भी देश में संविधान लागू होता है तो संविधान के आधार पर दोस्तों कुछ कानूनी रूप से अधिकार दिए जाते हैं कि राष्ट्रपति को ये अधिकार रहेंगे या संसद को ये अधिकार रहेंगे, इस प्रकार से ये संप्रभु रहेंगे, तो उसको कहेंगे हम कानूनी अधिकार या कानूनी संप्रभुता, कानूनी रूप से स्वतंत्र, ठीक है। वही राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक संप्रभुता की जब हम बात करते हैं तो राजनीतिक संप्रभुता के अंतर्गत संपूर्ण राजनीतिक प्रणाली आती है दोस्तों, जिसमें राष्ट्रपति भी आ जाएंगे और साथ ही साथ में संसद भी आ जाएगी। जिस प्रकार से ब्रिटेन की जब हम बात करें तो ब्रिटेन का अगर एग्जाम्पल ले दोस्तों, तो ब्रिटेन के सम्राट और ब्रिटेन की संसद दोनों जब समग्र रूप से जुड़ जाते हैं तो वही राजनीतिक संप्रभुता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों एक अकेला भी कोई संप्रभुता नहीं रखता है, जैसे ना तो राष्ट्रपति अकेला कोई संप्रभुता रख सकता है और ना ही संसद अकेले संप्रभुता रख सकती है, ओके। जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए भारत में भी कोई अगर योजना को लेकर आना है तो उस योजना पर एंड में या प्रारंभ में राष्ट्रपति के सिग्नेचर होना अति आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति किसी योजना पर, किसी भी योजना पर अगर राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होते हैं, साइन नहीं होते हैं, तो दोस्तों उस योजना को भारत में लागू नहीं किया जा सकता है। ये आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है, कि किसी भी योजना को लाने की 3 प्रोसेस होती है, 3 स्टेप होती है, उन 3 स्टेप से निकलने के बाद ही जो है कोई भी विधेयक जो होता है वो कानून बनता है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता कंप्लीट होती है। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ में आप हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, वहां पर भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं मुझसे, ओके। नेक्स्ट है लोक प्रभुता, नेक्स्ट है और लास्ट है लोक प्रभुता क्या है। अब जरा इसको समझिए। लोक प्रभुता अर्थात मैंने आपको एक शब्द और इस्तेमाल किया था इसके लिए, लोकतंत्रात्मक संप्रभुता। लोकतंत्रात्मक संप्रभुता, इसके अंतर्गत किसी राज्य की संप्रभुता जनता में निहित होती है। जनता अपने मताधिकार के द्वारा संविधान को अपनी इच्छा के अनुरूप मोड़ सकती है और संसद पर नियंत्रण रख सकती है। लोक प्रभु सत्ता के अंतर्गत देखिए, संप्रभुता प्रभु सत्ता एक ही शब्द है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
तो लोक प्रभु सत्ता या लोकतंत्रात्मक प्रभु सत्ता एक ही बात है, शब्दों का हेरफेर है बस, ठीक है। तो लोक प्रभु सत्ता के अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ पर संपूर्ण शक्ति जो होती है दोस्तों वो जनता में निहित होती है। जैसे कि भारत की अगर बात करेंगे तो भारत में जनता में संपूर्ण शक्ति जनता में निहित है, जिससे हम कहते हैं ना कि जनता के द्वारा जनता का शासन जनता के लिए, है ना। तो जो पूरी शासन व्यवस्था है वो जनता के लिए है, जनता की है, वो जनता के द्वारा है। तो इसका अर्थ होता है कि संपूर्ण शक्ति, संविधान की संपूर्ण शक्ति जो है जनता में निहित होती है, ठीक है। तो जनता ही अपने मताधिकार के माध्यम से, वोट देने के अधिकार के माध्यम से दोस्तों संविधान को निश्चित करती है और अपनी शासन व्यवस्था को चुनती है, और साथ ही साथ में संसद पर जो शासन करती है उस पर भी अपना नियंत्रण कायम रखती है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं लोक संप्रभुता। मतलब यहाँ पर जो संप्रभुता है, संप्रभु है वो कौन है, जनता यहाँ पर संप्रभु है, और वही अपने वोट देने के माध्यम से ही दोस्तों संसद पर अर्थात सरकार पर नियंत्रण रखती है, ठीक है, जिसके द्वारा कोई भी सरकार निरंकुश नहीं हो सकती, ठीक है। इसको लेकर भी एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक प्रभु सत्ता की गणतंत्रात्मक राज्य की विशेषता होती है जिस पर जनता का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, समझाइए। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को समझने का पहले तो प्रयास कीजिए, क्वेश्चन अच्छे से समझिए, क्वेश्चन में ही दोस्तों इसका पूरा अर्थ छुपा हुआ है। लोक प्रभु सत्ता किसी गणतंत्रात्मक राज्य की, मतलब लोकतंत्रात्मक राज्य की, जो राज्य लोकतंत्र है जैसे भारत, ठीक है, लोकतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक राज्य की विशिष्ट विशेषता होती है जिस पर जनता का प्रत्यक्ष नियंत्रण किसके माध्यम से होता है, वोट देने के अधिकार के माध्यम से। ओके, क्या ये चारों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं दोस्तों? अगर क्लियर है तो प्लीज लाइक करते चलिए वीडियो को, और दोस्तों में आप ये शेयर भी कर दिया करें कभी कभी, है ना। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत। दोस्तों संप्रभुता के अंतर्गत जो सिद्धांत दिया है ऑस्टिन साहब ने, जो सिद्धांत दिया है काफी रूप से प्रचलित है, लेकिन हाँ कुछ कमियां इनके द्वारा भी, मतलब जब इन्होंने संप्रभुता के सिद्धांत को क्लेरिफाई किया तो कुछ गलतियां इन्होंने भी की, और उन गलतियों की पूंछ पकड़ के ही आलोचकों ने उसकी आलोचना करवा दी, ठीक है। अब वो क्या आलोचना थी, कौन सी कमियां इनके सिद्धांत में थी जिसके माध्यम से इनकी आलोचना की गई है, उसका डिस्कस भी हम इसी में करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऑस्टिन साहब ने संप्रभुता का सिद्धांत क्या दिया था, ठीक है। सबसे पहले इंग्लैंड, ये जो जॉन ऑस्टिन साहब थे ये कौन है, तो इंग्लैंड के आधुनिक युग के, अर्थात वर्तमान के हम कह सकते हैं, वर्तमान तो नहीं लेकिन आधुनिक युग अर्थात की जो युग चल रहा है इसी युग के एक कानूनी प्रभु सत्ता के विचारक थे, मतलब एक जो है राजनीतिक विचारक थे। ऑस्टिन साहब का कहना है कि प्रत्येक कानून पूर्णतः उचित अर्थ में एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह की एक स्वतंत्र राजनीतिक समाज के सदस्य या सदस्यों को दी हुई आज्ञा है, ठीक है, जिसमें वह व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु होता है। इनका कहने, इस परिभाषा का कहने का अर्थ ये नीचे लिखा हुआ है, इसको जरा आप समझिए। जब एक उच्च कोटि का व्यक्ति जो किसी अन्य की आज्ञा का पालन करने का अभ्यस्त ना हो और जिसके आदेशों का पालन समाज के अधिकांश व्यक्ति स्वभावतः करते रहे, और व्यक्ति समाज में संप्रभु है और वह व्यक्ति सहित राजनीतिक और स्वतंत्र समाज है। अब समझिए इस बात को, इनके जो सिद्धांत दिया गया, इनका जो सिद्धांत दिया गया है, इस सिद्धांत का कहने का सिंपल सा अर्थ यह है कि समाज में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पूर्ण रूप से संप्रभु को इतना शक्तिशाली हो, या फिर कहें कि एक उच्च विचारों का हो जिसके आदेशों का सभी पालन करे और वो किसी के आदेश का पालन ना करे, और जब भी कोई वो आदेश दे तो उन आदेशों का पालन करने के लिए जनता स्वाभाविक रूप से तैयार रहे, ना कि उन पर दबाव डाला जाए, बल्कि स्वाभाविक रूप से उनका एक स्वभाव बन जाए जनता का कि फलाने व्यक्ति जो हमको आदेश दे रहा है उसके आज्ञा का पालन हमें करना ही करना है, तो वही संप्रभु होगा। लेकिन इनके सिद्धांत में कहीं ना कहीं एक निरंकुशता की झलक देखने को मिल रही है ना। क्यों? क्योंकि वो कहा जा रहा है यहाँ पर कि एक व्यक्ति, एक ऐसा सर्वोच्च व्यक्ति जो किसी अन्य की आज्ञा का पालन करने का अभ्यस्त ना हो, बल्कि उसकी आज्ञा का सभी पालन करे, ठीक है। तो यहाँ पर एक निरंकुशता देखने को मिल रही है। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, तो प्रत्येक राजनीतिक समाज में संप्रभु
सत्ता आवश्यक तत्व है, बिल्कुल सत्य बात है। चाहे कोई सी भी राजनीतिक समाज हो, कोई सा भी देश हो, उसमें संप्रभुता एक आवश्यक तत्व है, संप्रभुता होना ही होना चाहिए। जैसे हमने इसकी विशेषताओं में पढ़ा, इसके लक्षणों में पढ़ा था कि अगर संप्रभुता नहीं है तो उस राज्य का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बिना राज्य नहीं बन सकता। सेकेंड, संप्रभुता एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह में निहित तो होती है, बिल्कुल सत्य बात है। या तो एक व्यक्ति जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति, उनमें निहित हो सकती है, या फिर ब्रिटेन की संसद में निहित हो सकती है। इस प्रकार से एक व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के समूह में निहित हो सकती है। जनता जैसी अनिश्चित और अस्पष्ट प्रभु सत्ताधारी नहीं हो सकती, अर्थात कि यहाँ पर जो लोक प्रभु सत्ता की बात की गई थी, इसके लास्ट प्रकार वाले में 4 नंबर का जो प्रकार हमने देखा था लास्ट स्लाइड में कि प्रभु सत्ता है ना, जो है जन प्रभु सत्ता, लोक प्रभु सत्ता, उसकी यहाँ पर आलोचना की गई थी। इसमें उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया कि जनता प्रभु सत्ता संप्रभु नहीं हो सकती। ठीक है, और नंबर 3 में है आंतरिक और बाहरी नियंत्रण से मुक्त होती है। आप भली बातें समझते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। एक निश्चित व्यक्ति अथवा समूह जो आज्ञा देता है वही कानून बन जाता है। जो संप्रभु व्यक्ति है या जो संसद है या राष्ट्रपति है, जो उन्होंने आज्ञा दी वही कानून बन गया। ठीक है, एक उच्च व्यक्ति की सत्ता जिसे प्रभु सत्ता कहते हैं अविभाज्य है। मतलब अविभाज्य भी हमने समझने का प्रयास किया था लक्षणों में कि अविभाज्य किस प्रकार से होती है कि संप्रभुता, एक संप्रभु जो व्यक्ति होता है उसके समान कोई अन्य ना हो। ठीक है, उसका विभाजन नहीं किया, मतलब संप्रभुता का विभाजन नहीं किया जा सकता। और ऐसे व्यक्ति की आज्ञा का पालन राज्य के सभी लोग स्वाभाविक रूप से करते हो। और साथ ही साथ में ऐसे राज्य में 2 वर्ग होते हैं दोस्तों, एक शासक वर्ग होता है जो शासन करता है, और दूसरा एक शासित वर्ग होता है जिस पर शासक वर्ग शासन करता है, वो से शासित वर्ग कहा जा सकता है। ठीक है, अब इस सिद्धांत की दोस्तों किसी परिप्रेक्ष्य में जो है इनकी आलोचना भी की गई है। अब वो आलोचना के लिए दोस्तों 6 पॉइंट यहाँ पर उठाए गए हैं। 6 पॉइंटों के माध्यम से, 6 बातों के माध्यम से यहाँ पर ऑस्टिन साहब के सिद्धांत की आलोचना की गई है। वो क्या क्या है? सिद्धांत पूर्णतः कानूनी और भावात्मक है। यहाँ पर ये बात कह करके इनकी आलोचना की गई है कि ऑस्टिन साहब ने जो सिद्धांत दिया है संप्रभुता का, वो सिद्धांत पूर्ण रूप से कानूनी और भावात्मक है दोस्तों। ऐसा वर्तमान में जो है इसका कोई एक्सिस्टेंस नहीं है, इस प्रकार का कोई सिद्धांत लागू नहीं हो सकता संप्रभुता के लिए, क्योंकि संप्रभुता कहीं ना कहीं सिर्फ भावना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा जो इसका एक्सिस्टेंस है वो होना आवश्यक है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ एक भावात्मक और एक कानूनी जो है सिद्धांत है इनका, है ना। दूसरा दिया है कि कानूनी संप्रभु की आज्ञा मात्र नहीं होते। तो आलोचकों का मानना यह है कि जो कानून होते हैं वो सिर्फ संप्रभु जो व्यक्ति होता है, राष्ट्रपति या संसद, जो भी संप्रभु होते हैं, उन्होंने जो कह दिया वही मात्र कानून नहीं बन सकते। उसके अलावा भी और भी कुछ ऐसे पक्ष होते हैं जिनका सहमत होना, जिनका समर्थन भी आवश्यक है किसी भी आदेश को कानून बनाने के लिए। ठीक है, तो सिर्फ संप्रभु व्यक्ति के द्वारा या संप्रभु व्यक्तियों के समूह के माध्यम से कही गई बात को कानून मान लेना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। ठीक है, ये बात भी दोस्तों आलोचकों के माध्यम से की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कानून का आधार केवल शक्ति नहीं हो सकता, जबकि ऑस्टिन साहब ने शक्ति को ही माध्यम, क्योंकि उच्च व्यक्ति को बताया, तो उच्च व्यक्ति अर्थात उच्च शक्तिशाली व्यक्ति है ना, जो संप्रभु होगा, तो शक्ति, केवल शक्ति की बात यहाँ की गई थी। इसलिए आलोचकों ने इस पॉइंट को भी उठा लिया और कहा है कि केवल शक्ति ही जो है संप्रभुता का माध्यम नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 4 है यह सिद्धांत लोक प्रभु सत्ता के विरुद्ध है। बिल्कुल है, हमने पहले ही बात कर ली थी कि ऑस्टिन साहब ने जिस प्रकार से कहा है कि शक्ति को एक तो उन्होंने महत्व दिया है, शक्ति के अलावा जो है इन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि संप्रभुता जो है किसी राज्य में हो सकती है, किसी राज्य में हो सकती है, किसी एक व्यक्ति में हो सकती है, संसद में हो सकती है, परंतु जनता प्रभु सत्ताधारी नहीं हो सकती है ना, ये ऑस्टिन साहब ने कहा है। तो इसी बात को आलोचकों ने उठा करके इसकी आलोचना के रूप में इस पॉइंट को प्रस्तुत कर दिया है कि जनता, ऑस्टिन साहब का जो ये सिद्धांत है ये लोकतंत्र के खिलाफ है। ठीक है, जहां पर जनता को जो है विशेष सुविधाएं प्राप्त होती, विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। पॉइंट नंबर 4 है प्रभु सत्ता असीमित नहीं होती है। ऑस्टिन साहब का कहना है कि प्रभु सत्ता असीमित होती है, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है।
जो है संप्रभुता अगर असीमित हो जाती है दोस्तों, तो वो निरंकुश शासन का ही एक रूप बन जाती है, ना कि वो स्वतंत्र फिर नहीं रहती है, लोकतंत्रात्मक नहीं रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी ये आलोचनाएं भी कंप्लीट हो जाती हैं ऑस्टिन साहब के सिद्धांत की। इस पर एक क्वेश्चन बनता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए। जॉन ऑस्टिन के प्रभु सत्ता के सिद्धांत की विशेषताओं को बताते हुए आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, अर्थात इस क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको ऑस्टिन साहब के सिद्धांत को की व्याख्या करनी है। व्याख्या के साथ साथ में आपको उसकी विशेषताएं भी बतानी है, और विशेषताओं के साथ ही साथ में आपको उसकी आलोचना भी करनी है, जो हमने अभी लास्ट में 5 पॉइंट देखे हैं इसके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ये सेकंड पार्ट भी संप्रभुता का कंप्लीट होता है। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो दोस्तों पढ़ाए हुए लेक्चर में, अभी तक के फर्स्ट लेक्चर से लेकर के अभी तक के दोस्तों टोटल लेक्चरों में जितना कहीं भी अगर आपको डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर आप दोस्तों व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमको बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर हमको फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको सभी नोट्स वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो जहां तक मुझे लगता है कि इतना डिटेल में देने के बाद तो दोस्तों लगता नहीं कि आपको कहीं से कहीं तक कोई डाउट होगा, क्योंकि और भी कई सारी क्लासेस हैं जहां पर इसी टॉपिक को लगभग 15 से 20 मिनट में कंप्लीट कर दिया जाता है। कहीं कहीं पर तो बड़ी मतलब आश्चर्यजनक चीजें देखने को मिलती है कि 8-8, 9-9 मिनट के वीडियो में पूरा टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाता है। तो वो बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता नहीं कि 10 या 15 मिनट में कोई बड़ा लेक्चर एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, संभव नहीं दोस्तों ऐसा। अगर आप पढ़ने के लिए पढ़ना चाहते हैं ना तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए, है ना। ये सब तो 10-15 मिनट में सिर्फ कॉमेडी हो सकती है, पढ़ाई नहीं हो सकती है। चलो बाकी तो आप समझदार हैं, आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक चलिए देखते हैं डिमांड के अनुसार कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा। वैसे तो हम शक्ति पृथक्करण पर ही लेंगे, इसके अलावा हो सकता है बीच में कोई और लेक्चर भी आ जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।